हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपभोग। अब इसमें पढ़ना हमको संसाधन के बारे में और संसाधन का उपयोग एवं उपभोग कैसे किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन। जैसे जल, पेड़ पौधा इत्यादि। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और भौतिक संसाधन। क्या होते हैं, जैविक संसाधन और भौतिक संसाधन। अब देखेंगे भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो भौतिक संसाधन में आता है भूमि, जल, खनिज इत्यादि। ये सब क्या हो गया, भौतिक। अब हम देखेंगे जैविक संसाधन किसे कहते हैं, तो जैविक संसाधन में वनस्पति, जलीय जीव, मानव, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक और जैविक दोनों प्रकार पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी पाए जाते हैं। जैसे कि अब मानव है, मानव ना कोई काम कर रहा है ना कुछ कर रहा, सिर्फ बैठे बैठे खा रहा, तो किस तरह का, वो कोई उपयोगी संसाधन तो है नहीं। वो तो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, वो तो एक बोझ है, समझिए कि। अब देखिए जिमरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे कि एक इंसान है, वो अनपढ़ है, एक उसी दूसरे इंसान को पढ़ा लिखा कर के उससे डॉक्टर बनाया जा सके। तो जो अनपढ़ इंसान है तो मजदूरी करे कितना पैसा कमाएगा, बहुत कम कमाएगा। जबकि उसी दूसरे इंसान को डॉक्टर बना दिया जाए तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो क्या हो गया, जो पढ़ा लिखा है उसको क्या कहेंगे, शिक्षित संसाधन है, वो स्किल्ड है एक तरह से। अब देखिए सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं आप लोग जानते होंगे, अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो। जैसे कि पढ़ाना या फिर डॉक्टर, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये सब क्या है, संसाधन। अब इसमें देखिए संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी कि संसाधन क्या है, किसी भी देश का आर्थिक यानी कि रीढ़ होता है। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया। देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये दे सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितना भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, जैव संसाधन और अजैव। अब हम देखेंगे जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो सजीव वस्तुओं का समूह से होता है। या फिर जैव संसाधन सभी जीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को कहा जाता है। इन्हें अजैव संसाधन क्या किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं और सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। अब देखते हैं नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य प्राणी। अब जैसे धूप रोज उगेगा, हवा रोज चलेगा, जल ख़त्म होगा तो फिर बरसात होगा तो फिर जल आ जाएगा, भर जाएगा नदी तालाब में। वन्य जैसे कि पेड़ सूखा तो फिर से दोबारा पेड़ लगा सकते हैं। और वन्य प्राणी, वहाँ के जानवर कोई मरेंगे तो फिर से नया बच्चा पैदा होगा तो नया वन्य प्राणी होंगे। अब देखिए नवीनीकरण संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए सतत प्रवाह संसाधन हो गया, जैसे जल, पवन, और जैव संसाधन जैसे वन और वन्य जीव। देखिए सतत प्रवाह में क्या हो गया कि जल और पवन तो रोज़ रोज़ बहता है, रोज़ धूप उगता है। लेकिन देखिए वन और वन्य जीव में क्या होता है कि एक और पेड़ कट गया तो 20 से 25 साल नया पेड़ उगने में, बड़ा होने में लगेगा। उसी तरीक़ा से वन्य जीव तो रोज़ नहीं, अब एक वन्य जीव मरता है तो एक वन्य जीव जन्म लेगा तो उसको जन्म लेके बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अनवीनीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीनीकरणीय है। ये सब ऊर्जा में भी आप पढ़े हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनवीनीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। अब देखिए लोहा है, तांबा है, ये सब खराब हो जाता है उसका सामान, तो उसे पिघला करके पुनः हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पुनः चक्रीय या रिसाइकलिंग। जब अचक्रीय तो जीवाश्म ईंधन या कोयला, एक बार मान के चलिए कि मोटरसाइकिल या कार में
तेल डाल दिए तो उसको दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं। तो क्या हो गया, अचक्रीय हो गया। अचक्रीय में क्या आता है, जीवाश्म ईंधन आता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में मतलब मालिकाना हक के अधिकार पर कि कौन किसका मालिक है। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। अब वैसा संसाधन जिस पर पर्सनल किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहता है, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी का ज़मीन का टुकड़ा हो, घर हो, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। किसी का दुकान है तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। अब देखेंगे हम सामुदायिक संसाधन। नाम से ही पता चलता है सामुदायिक मतलब एक समुदाय का। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार है उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे चारण भूमि। चारण भूमि का मतलब क्या होता है, वैसा भूमि जिस पर जानवर चराया जाता हो। मंदिर, मस्जिद, तालाब, समुदाय भवन, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब क्या आएगा, सामुदायिक संसाधन में आएगा। इस तरह का ऑप्शन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन है, उसे आप ध्यान से लिख दीजिएगा। अब तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को भी राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये 2 में से एगो परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो या किसी देश का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो उसे क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब ना, इसका समझिए कि मान के चलिए कि कोई देश या भारत है, भारत का तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र में जितना भी मछली पकड़ने का कार्य हो या फिर उसमें किसी तरीका खनिज दोहन का कार्य हो तो उसे भारत ही कर सकता है। भारत के सिवाय उसे कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। किसी भी देश के तटरेखा से 200 किलोमीटर तक के दूरी तक में जितना भी संपदा, खनिज संपदा या मछली वगैरह मिलेगा उस पर उसी देश का अधिकार होगा जिसका तटरेखा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। देखिए, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित कोष संसाधन। अब देखिए, संभावित संसाधन किसे कहते हैं। अब इसमें नाम से ही कुछ पता चल जा रहा है। संभावित संसाधन यानी कि संभावना हो, वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज, पवन और सौर ऊर्जा। ये तो अभी हिमालय से तो हम लोग खनिज नहीं निकालते हैं, और पवन और सौर ऊर्जा में भी अथाह संभावना है, क्योंकि अभी जितना भी जगह है सब जगह तो हम लोग पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा तो नहीं लगा चुके हैं। अब धीरे धीरे लगाएंगे तो उसमें और संभावना बढ़ेगा कि कहाँ कहाँ से हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे अभी हम फॉसल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन द्वारा चलने वाली गाड़ियाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, विकसित है। अब हम देखेंगे भंडार संसाधन के बारे में। अब देखिए, भंडार संसाधन का मतलब क्या है, वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीकी के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इसका उपयोग में लाया जा सकता हो। अब इसको इस तरीका समझिए, जैसे भारत में थोरियम बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन हम लोग थोरियम के द्वारा परमाणु बिजली नहीं बनाते हैं, क्योंकि अभी तक थोरियम द्वारा परमाणु बिजली बनाने का तकनीक विकसित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम द्वारा बनाने का तकनीक विकसित है। लेकिन भविष्य में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि थोरियम द्वारा बिजली बनना शुरू हो जाएगा, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार वाला देश है। अब हम देखेंगे संचित कोश संसाधन, वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार में उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? संचित कोश संसाधन। अब संसाधन नियोजन, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे आजकल देखिए कि हम लोग जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? आने वाला भविष्य में हम लोगों का, आने वाला पीढ़ी के लिए जीवाश्म ईंधन बचेगा ही नहीं। ना तो तेल बचेगा, ना पेट्रोलियम बचेगा, ना कोयला बचेगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो फिर आने वाला भविष्य में उन लोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और साथ साथ इसके साथ में क्या होगा कि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलेगा। अब देखिए संसाधन संरक्षण, नाम से ही पता चलता है कि संरक्षण यानी बचाव। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इससे क्या साबित होता है कि हमारे पास कपड़ा, रोटी और मकान के लिए तो है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दिखावा या फिर खुद को अमीर बनने के लिए बहुत सारे संसाधनों का बिना मतलब का दोहन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें एक आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेघा पाटेकर का नाम। और देखिए सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचय यानी कृषि भूमि विस्तार से है। 1968 में ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। अब तब कहेगा ना कोई कि वर्षा जल संचयन या कृषि भूमि विस्तार किससे संबंधित है, तो संदीप पांडे से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक कौन है, तो सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहेगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से किसका विचार है, संबंधित है, तो गांधी जी का। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बदलाव दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। अब ये तो सबको पता होगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं डाकुओं का अर्थव्यवस्था। नाम में है डाकू यानी चोर, डकैत। नाम से पता चल रहा है कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था यानी कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि क्या करता है डाकू? चोरी छमारी करेगा, किसी से छीन लेगा, किसी को डरा कर धमका कर या किसी की हत्या करके। तो क्या कर रहा है? शोषण ही न कर रहा है आम इंसान का। अब सतत विकास, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मज़ेदार वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा को सतत विकास कही जाती है। देखिए सतत विकास किसे कहते हैं, तो कोई भी पूछेगा तो क्या, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए मानव की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, तो ऐसी धारणा क्या कहेंगे, सतत विकास। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे याद रखिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। 1997 में ये सम्मेलन होता है, इसे क्या कहते हैं? 5 सम्मेलन कहते हैं, प्लस 5 सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में। तो कहाँ? जोहान्सबर्ग में, कोई दिक्कत नहीं। 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन के कार्यक्रम एजेंडा 2021 को स्वीकृति दी गई थी। अब देखिए आगे
1997 में जापान के क्योटो शहर में, कहाँ, क्योटो शहर में पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन होता है। कब? 1997 में। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब इसमें। अब हम इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब अनवीनीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार उपयोग होने के बाद इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रयोग, यानी कि आज इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल धूप उगेगा, तो फिर कल इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितना? 200 किलोमीटर। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों का अनियोजित विदोहन, यानी क्या करता है वो? कमाता तो है नहीं, वो डायरेक्ट गया, मारा, डाका पकड़ कर लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसमें 9.2 किलोमीटर तक। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 में। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो देखिए, नदी। अब नदी क्यों अजैविक संसाधन है? क्योंकि नदी में तो जीवन होता नहीं है, लेकिन हाँ, नदी सबको जीवन जरूर देती है। निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीका कन्वेंशन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीनीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसमें एक और हो जाएगा पुनः प्रयोग, यानी कि आज धूप डूब गया, सूरज भगवान चले गए, तो कल फिर से सूरज निकलेगा, कल से फिर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होगा, कोई दिक्कत। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो 5 जून को, तो सबको पता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरिया में, कोई दिक्कत, अभी बताए भी थे। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन अनवीनीकरण संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या आता है? जीवाश्म ईंधन में, कोई दिक्कत। अब देखिए, संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन की परिभाषा दीजिए। ये 2015 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे नल, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल, कंप्यूटर, बस, गाड़ी, सब ये सब क्या है? संसाधन है। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, दूसरा प्रश्न है। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना, उसे क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि संचित कोश संसाधन, वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोश कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, संजीव हो गया है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? संचित। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, संचित ता होगा। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है सकता है, उसे संचित संसाधन कहते हैं। अब देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों का बहुत अहम योगदान रहा है, किंतु क्या हो गया कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण, यानी कि समझदारी के बिना और अतिशय, यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोग
विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं को जन्म देना शुरू किया। इन समस्याओं का समाधान हेतु संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अब मान के चलिए कि फॉसल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन, उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। अब मान के चलिए कि जंगल है, जंगल का पेड़ कोई एक आदमी पूरा काट ले तो दूसरे आदमी के लिए वो बचेगा, नहीं बचेगा। तो इससे क्या होगा, सामाजिक विसंगति पैदा होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। अब देखिए संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका स्पष्ट करें। तो संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी होते हैं। अब मान के चलिए कि जीवाश्म ईंधन है इतना, अब जीवाश्म ईंधन तो था मेरे पास बहुत, हम लोग का धरती के पर, लेकिन क्या करते कोई हमारे के पास वैसा कोई तकनीकी ही नहीं होता कि जिससे हम इंजन चला सकते थे। अब इंजन नहीं बनाते तो हम उसके चलते मोटर कार या फिर रेलगाड़ी, हवाई जहाज ये सब नहीं चला पाते। तो बिना तकनीकी का क्या लगता है आपको कि जीवाश्म ईंधन का हम उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना। अब देखिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो सम्मेलन, ये प्रश्न 2023 में पूछा है। क्योटो सम्मेलन किस चीज़ से है, तो पर्यावरण से संबंधित है। तो क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस के गैसों में कटौती करना। और इसका गैसों में कटौती कब होगा, तब होगा ना जब हम जीवाश्म ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण यानी कि बचाव आवश्यक क्यों है। तो देखिए संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। और संसाधन का नियोजन, देखिए संसाधन का जो नियोजन है, अगर हम विवेकपूर्ण यानी कि समझदारी से नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा, संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। या फिर संसाधन का विवेकपूर्ण नियोजन नहीं करेंगे तो संसाधन तो अत्यधिक मात्रा में उपयोग होने से क्या होगा कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब देखिए सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। संसाधन का अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार के पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। और संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। संसाधन संरक्षण कर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मज़ेदार वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। मान के चलिए कि आज हम लोग सिर्फ जीवाश्म ईंधन को पूरा ख़त्म कर दें तो आने वाला भविष्य में अगर जीवाश्म ईंधन का अल्टरनेटिव या कोई दूसरा विकल्प ना होगा तो सब लोग क्या करेंगे, फिर से बैलगाड़ी पर चलेंगे, चाहे कोई ऊँट गाड़ी पर चलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्या है, संसाधन के विकास। संसाधन के विकास में किस अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आप देखते हैं क्या है, संसाधन जब मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन क्या है, मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक द्वारा एक दिया हुआ हम लोग के लिए एक अनमोल उपहार है और इसी अवधारणा कारण मानव इसका अंधाधुंध दोहन किया है। तो प्राकृतिक में तो बहुत मात्रा में है, तो एक दिन कोई भी चीज़ तो ख़त्म हो ही जाएगा, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, अधिक प्रदूषण का समस्या है, सब क्या है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन का कारण है। संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ में वशीभूत होकर के संसाधनों का विवेकहीन दोहन, यानी कि जो ज़्यादा अमीर आदमी है तो अपने पैसे के बल पर बहुत अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का विवेकहीन यानी कि बिना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, बहुत अमीर लोग या सेलिब्रिटी लोग, कि देखिएगा आप लोग किसी गाड़ी मत चलाइए, आप खुद से चल रहे हैं हवाई जहाज़ पर, तो हवाई जहाज़ पर क्या हो रहा है, और ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का अगर दोहन जलाया जाता है या प्रदूषण फैलता है तो परिवहन में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ से होता है।
जिससे विश्व की परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति हो गई है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, ये सब क्या है? संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल का कारण है। पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय यानी कि बिना मौसम का ऋतु बदल जाना, यानी कि गर्मी का मौसम है लग रहा है कि ठंडी का मौसम है या पानी बरस रहा है, तो ऐसा स्थिति पैदा हो रहा है। पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने के तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों ने अनावृत यानी कि इसको नहीं रोका तो क्या होगा? पृथ्वी जैव संरक्षण का विनाश हो जाएगा। अतः हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को सतत विकास कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का स्वरूप का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर पहले भी पढ़ा है कि संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, फिर राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम ऐसे वर्णन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं फिर दोबारा हम आप लोगों को। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि किसी का पर्सनल घर हो, ज़मीन हो, ये सब क्या है? व्यक्तिगत है। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार है, उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, या फिर सामुदायिक भवन, या फिर चारागाह यानी कि जानवर को चराने का जगह, उस पर क्या होता है? किसी एक समुदाय का अधिकार होता है, तो इसे क्या कहेंगे? सामुदायिक। अब राष्ट्रीय संसाधन, नाम से ही पता चल रहा है, वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए यहाँ पर हम हाईलाइट नहीं किए थे। वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आज का चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला खंड इसका बताएंगे हम आप लोगों को। अब हम अगला चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। क्या बताएंगे? प्राकृतिक संसाधन। वो हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है आप लोग।